नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं ज्ञान कोश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में। दोस्तों, कुछ समय पहले तक स्पेस में सिर्फ वैज्ञानिकों की रुचि हुआ करती थी और स्पेस या रॉकेट साइंस बहुत ही खर्चीला और बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय माना जाता था। कुछ वर्षों में बहुत सी नई प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस रेस में शामिल हो चुकी है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनीज हैं स्पेसएक्स, जिसके फाउंडर हैं एलन मस्क। दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के भी फाउंडर हैं। स्पेस टूरिज़्म है क्या? स्पेस टूरिज़्म जब किसी रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हम स्पेस में जाते हैं, उसे हम स्पेस टूरिज़्म बोलते हैं। बेसिकली हम कोई साइंस एक्सपेरिमेंट या किसी रिसर्च पर्पस के लिए स्पेस में नहीं जाते, बल्कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए स्पेस में जब जाते हैं तो हम उसे स्पेस टूरिज़्म का नाम देते हैं। डिफरेंट टाइप के स्पेस टूरिज़्म होते हैं: ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल एंड ल्यूनार। सब ऑर्बिटल में हम सिर्फ स्पेस के बिगनिंग पे या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के एंड तक जाते हैं, जो कि एक एज होता है, जिसके बाद बेसिकली हम स्पेस में एंटर करते हैं। इन केस ऑफ ऑर्बिटल हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके एक्चुअल स्पेस में एंटर करते हैं, ग्रेविटेशनल लेस एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं और फिर हम वहां से डिफरेंट प्लैनेट्स या फिर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। फिर हमारे ल्यूनार स्पेस टूरिज्म के केस में बेसिकली हम मून तक ट्रेवल करते हैं। हम मून के सरफेस पे उतर भी सकते हैं या फिर हम उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाकर वापस धरती पर आ सकते हैं। आज की डेट तक स्पेस टूरिज्म सिर्फ रॉसकॉस्मोस ने ही परफॉर्म किया है। रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, जो कि काफ़ी एडवांस मानी जाती है और दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट भेजने का काम भी रॉसकॉस्मोस ने ही किया था। रॉसकॉस्मोस ने एक अमेरिकन इंजीनियर डेनिस टीटो को पहली बार स्पेस में भेजा था। टीटो ने लगभग 8 दिन एज अ क्रू मेंबर ऑफ आईएसएस गुजारे थे। आईएसएस एक विजिटिंग मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का और सोयूज़ एयरक्राफ्ट से इसे लॉन्च किया गया था। सोयूज़ बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है और कुछ दिनों पहले तक अमेरिका के और कई देशों के एस्ट्रोनॉट्स को भी सोयूज़ के ही द्वारा स्पेस में भेजा जाता था। शनिवार 12 जून ब्लू ओरिजिन ने एक ऑनलाइन ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट की थी, जिसमें उनके न्यू शेफर्ड रॉकेट पे एक सीट के लिए बिडिंग करने को बोला गया था और जो भी बिडर है और जिसने भी ये सीट जीती है, वो एज ऑफ द स्पेस बैठकर जाएगा न्यू शेफर्ड रॉकेट में। और जो उनके को पैसेंजर्स होंगे वो ब्लू ओरिजिन के फाउंडर जेफ बेजोस होंगे और उनके भाई मार्क बेजोस होंगे। जो ये न्यू शेफर्ड रॉकेट है, ये एक प्रेशराइज्ड कैप्सूल होगा और प्रेशराइज्ड कैप्सूल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी बंदा बैठा होगा उसे किसी भी तरीके की सूट पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो उसे एक प्रेशराइज्ड सूट पहनना पड़ता है, जिसके थ्रू उसे ऑक्सीजन और बॉडी प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। बट क्योंकि ये कैप्सूल खुद में ही प्रेशराइज्ड है, तो किसी स्पेशल सूट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ब्लू ओरिजिन ने यह भी बोला है कि इस बिडिंग के द्वारा जो भी अमाउंट उन्हें प्राप्त हुआ है, जो कि $28 मिलियन का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, उसको वो ब्लू ओरिजिन फाउंडेशन के लिए डोनेट करेंगे। और इस फाउंडेशन का मेन काम जो है वो स्टेम के क्षेत्र में लोगों को और बच्चों को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टेम बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दोस्तों, अब हम जानते हैं ब्लू ओरिजिन की हिस्ट्री के बारे में। ब्लू ओरिजिन एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है जो कि रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा बनाती है। इन्होंने अब तक जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं मोस्टली वो सब ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स है। इन्होंने आज तक ऑर्बिट के अंदर कोई भी सैटेलाइट पहुंचाने में कामयाबी हासिल नहीं की है। ऑल्दो ये भी रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं एलन मस्क की तरह। ब्लू ओरिजिन के जो मेन रॉकेट इंजन्स हैं उनका नाम BE-1, BE-2 अप टू BE-7 ये इनके रॉकेट इंजन्स हैं। न्यू शेफर्ड और न्यू ग्लेन जो है वो इनके मेन लॉन्च व्हीकल्स हैं। दोस्तों, न्यू शेफर्ड का नाम इन्होंने अमेरिका के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड के नाम पर रखा है। दोस्तों, ब्लू ओरिजिन और भी दूसरी स्पेस कंपनीज जैसे कि नासा, जो कि नेशनल एजेंसी है अमेरिका की, उसके अलावा बोइंग और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ भी काम करती हैं और स्पेस के क्षेत्र में ये सारी कंपनीज आपस में एक दूसरे का सहयोग करती हैं। स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सी नई कंपनीज हैं, इसलिए इन कंपनीज के बीच बहुत ही फियर्स कंपटीशन है। जो ब्लू ओरिजिन का कंपटीशन है वो है स्पेसएक्स के साथ, जिसके फाउंडर एलन मस्क है। एक और कंपनी है जो कि काफ़ी आगे है स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में, ऑल्दो उन्होंने भी अभी तक सिर्फ टेस्ट फ्लाइट ही स्टार्ट की है, जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। इसके फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रैंसन,
जो कि एक यूके के बिजनेसमैन है इंग्लैंड के, लेकिन ये कंपनी इन्होंने अमेरिका में बनाई है। दोस्तों, वर्जिन गैलेक्टिक की जो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी हद तक ये अमेरिका के ओल्डर वर्जन से मैच करती है, जब वो कोलंबिया और उस तरीके के डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाते थे। इनका जो मॉडल है बेसिकली वो दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक मदर कंपोनेंट या मदर शिप जिसे बोलते हैं, उसका नाम है वाइट नाइट 2, और इसके ऊपर एक लॉन्च व्हीकल को लगाया जाता है जिसका नाम है स्पेस शिप 2। जो ये मदर कंपोनेंट है ये एक पर्टिकुलर हाइट तक स्पेस शिप को लेकर जाती है, और वहाँ पे स्पेस शिप का रॉकेट इंजन फायर होता है और वो फिर सब ऑर्बिट के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो ये एरोप्लेन है या जो मदरशिप है ये वापस अर्थ पे लैंड कर जाती है। दोस्तों, इसकी कुछ इनिशियल फ्लाइट्स जो थी, जो टेस्ट फ्लाइट्स थी, वो फेल थी। इनफैक्ट एक केस में ऐसा भी हुआ था जब ये पूरा का पूरा प्लेन ऊपर आसमान में डिसइंटीग्रेट हुआ था, पूरी तरह से टूट गया था, जो कि काफ़ी बड़ा सेटबैक था इनके लिए। बट उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी टेस्ट फ्लाइट्स की हैं, और अभी इन्होंने कुछ दिन पहले सब ऑर्बिट तक की एक टेस्ट फ्लाइट की है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल थी, और इनके जो भी मापदंड थे, जो भी इनकी टेस्ट कंपोनेंट्स थे, वो सारे बिल्कुल सक्सेसफुली काम किया है। वर्जिन गैलेक्टिक का जो ये मॉडल है ये देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा दिखता है, और अगर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखता है ये। दोस्तों, ये तो बात हुई विदेशी कंपनियों की, जो कि मोस्टली अमेरिकन कंपनीज़ है। अब हम देखना चाहेंगे कि भारत की जो खुद की स्पेस एजेंसी है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या पोजीशन है और क्या वो भी स्पेस टूरिज्म पे काम कर रही है। दोस्तों, इसरो अभी स्पेस टूरिज्म पे काम नहीं कर रही। स्पेस का जो सबसे मेन और सबसे मोस्ट चैलेंजिंग मिशन है जो इन्होंने अभी लिया है, जिस पे ये काम कर रहे हैं, वो है गगनयान मिशन। बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं जब भारत की आज़ादी के 75 साल हो जाएं तो ये भारत के कुछ नागरिक को स्पेस में भेजें खुद के क्रू कैप्सूल में। उसके लिए इन्होंने गगनयान मिशन पे काम शुरू किया, और ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन होने वाला है। इससे पहले भी इंडिया के एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी स्पेस में जा चुके हैं, बट वो इंडियन स्पेसक्राफ्ट में नहीं गए हुए थे। दोस्तों, जो ये गगनयान मिशन है, इसका जो क्रू है वो 2 से 3 लोगों को ले जा सकता है, और 5 से 6 टन के बीच इस क्रू का जो है वो वेट होने वाला है, और वो भी पूरी तरह से ऑटोनोमस होने वाला है। पायलट की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से खुद को कंट्रोल कर पाएगा, और वो 400 किलोमीटर दूर अर्थ के ऑर्बिट में करीब 400 किलोमीटर की हाइट पे लगभग 7 दिनों के लिए वो रिवॉल्व करेगा। जो इसका अनक्रूड या टेस्ट मिशन जो है वो इसरो ने दिसंबर 2021 के लिए प्लान कर रखा है, और क्रूड मिशन जो है जिसमें एक्चुअल एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा वो 2023 के लिए प्लान किया गया है। ऑल्दो इसमें कुछ देरी आ सकती है, क्योंकि जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से कुछ कंपोनेंट्स हैं वो इसरो को टाइम पर नहीं मिल पाए, तो कुछ डिले होने की संभावना है। ऑल्दो जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि उसमें जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी रशिया में हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स सेलेक्ट किए गए थे इसके लिए, उनकी ट्रेनिंग रशिया में हुई है, और वो ट्रेनिंग करके वापस इंडिया आ चुके हैं। अब उनकी इंडिया में भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। दोस्तों, भारत ने स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं, जैसे कि रीयूजेबल रॉकेट्स, जिसको कि हम वापस लैंड करवा सकें, जो कि स्पेस एक्स और इनफैक्ट अमेरिका की बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी अभी ये काम करने लगी है। इससे हम काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसे की बचत कर सकते हैं। दूसरा, क्रूड मिशन, और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा एक अपना खुद का स्टेशन बनाना, ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया को आने वाले टाइम में लेना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्यारा भारत ये सारे चैलेंजेस लेगा और हम इस पे खरा उतरेंगे, और जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ बड़ा अचीव करेंगे। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो को देखने से आपको कुछ भी नई जानकारी मिली है और आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताएं, और मैं उस पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।